सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीटेट के पेपर सेकंड का सीडीपी वाला पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सीटेट के पेपर सेकंड के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि आप लोगों की हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, लाइक मॉक टेस्ट सीरीज कह सकते हैं आप इसको। और इस सीरीज में हम आपके एसएसटी वाले पेपर को थोरोली करते चलेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पार्ट टू पार्ट प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें आज हम सीडीपी का पार्ट करेंगे और हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा है आप इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी से हम कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज इंपोर्टेंट है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए। ए ऑप्शन है आपकी पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपकी शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन सी है हमारी वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ऑप्शन डी रहेगी वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ये क्या है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एक टीचर को इन दोनों ही चीजों का नॉलेज है, इन दोनों चीजों को वो साथ लेकर चलता है, पारस्परिक क्रिया पर इनके विचार करता है, तो बालक के विकास में जो विभिन्नताएं होती है उन व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए इन दोनों चीजों का ज्ञान बहुत ही मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमें यहाँ पर नहीं है में आंसर देना है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शंस देखिए। ए है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। हमें तो नहीं में आंसर देना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं हो पाएगी। सेकंड ऑप्शन है आपकी विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, हमें आंसर नहीं में देना है। तो ये भी सच हो गया, ये भी सच हो गया। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें नहीं वाला नेगेटिव में आंसर देना होता है उसमें आप लोगों को ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी से जो उसके पॉजिटिव आंसर होते हैं, सकारात्मक वाले आंसर होते हैं, उन्हीं को टिक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है नहीं है, यानी कि जो 3 ऑप्शनों से अलग ऑप्शन मिलेगी आपको, जो आपका नेगेटिव आंसर होगा वही आपको देना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने बिना किसी कोचिंग के 3 टाइम में सीटेट को क्वालिफाइड किया है और सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक लगा के। फ्रेंड्स, आप लोगों को भी कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को समझ के करना सीख गए, गलत ऑप्शंस को पहचानना सीख गए, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम हो बहुत ही इजीली आप उसको क्लियर कर लोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, हम हर एक ऑप्शन को इवेलुएट करते चलते हैं, हमको खुद में ही आंसर मिल जाएगा। इनको रटने की जरूरत नहीं होती है कभी भी आप अगर सीडीपी अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसको जितना आप लोग समझ कर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। देखिए, ऑप्शन सी है हमारी विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और ऑप्शन डी है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन है हमारी विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आपको खुद में ही आंसर यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है ये उसी से रिलेट कर रही है। इसने पूछा है विकास का सिद्धांत नहीं है, और ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो बिल्कुल गलत बात है,
क्योंकि यहाँ पर ये रॉन्ग सेंटेंस है और हमें रॉन्ग ही बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तुलनात्मक रूप से क्रमिक विकास होता है, ये भी सही है। समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स विकास की सटीक गति और उसकी प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो ये बिल्कुल हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि विकास क्रमिक गति से होता है, धीरे धीरे होता है और मोस्टली इसमें पर्यावरणीय जो फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट हमारा, वो इस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। तो जन्म के समय से ही इसको फिक्स करना और एक इसकी सटीक गति देना, ये बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका हमें सही रीजन देखना है। ऑप्शंस देखिए आप। ए है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपकी, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। इसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर टीचर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रखते हैं, तो इसका एक ही रीजन होता है कि वहाँ जेंडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लिंग पक्षपात किया जा रहा है। ये लिंग पक्षपात का ही एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। ए है हमारी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन बी है, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ऑप्शन सी है, बाह्य प्रेरणा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। और हमसे पूछा क्या है, देखिए हमें वो चीज बतानी है जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ठीक है, मेन है, इंपॉर्टेंट चीज है जो। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी, उसकी पोटेंशियलिटी और जो संभावनाएं होती हैं, जो एक बच्चा कर सकता है, उसको हम ज्यादा और मोटिवेट करें। और जो भी पॉसिबिलिटीज होती है जो एक बालक कर सकता है, उसमें विश्वास करना। ठीक है, ये होता है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक एक बालक की योग्यताओं, उसकी आकांक्षाओं, उसकी रुचियों, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इन सब का ध्यान रखते हुए उसके अभीष्ट विषय में उसे अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की यही अवधारणा है और एक टीचर को यही करना चाहिए। बच्चे की कैपेबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इन सब का ध्यान करते हुए ही उसको विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दृश्य रूप से बाधित जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन, अनुकूलन करने चाहिए? मतलब कैसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ये हमें बताना है। यहाँ पर एक शिक्षक को दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के बीच में क्या करना चाहिए, उनकी कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें यहाँ बताना है। ऑप्शन देखिए, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन है आपकी, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो फ्रेंड्स देखिए, जब वो देख ही नहीं सकते, दृष्टि बाधित हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया ना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए आपको दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना बताया, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। आप यहाँ से अपने आंसर तक स्वयं ही पहुंच जाएंगे। देखना, ए हमारी ऑप्शन कट चुकी है, बी हमारी कट चुकी है। ऑप्शन सी देखिए, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तो लिखित कार्यों पर और वो भी वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना, ये दृष्टि बाधित बच्चों की क्लास में पॉसिबल ही नहीं है। आपकी ये ऑप्शन भी कट जाएगी। और आपकी ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारी ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसे अपने उच्चारण को अच्छे से करना चाहिए ताकि उन बच्चों को अच्छे से सुनाई दे सके। स्पष्ट रूप से अगर टीचर बोलेगा तो बच्चा उस चीज को सुन पाएगा, उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो दृष्टि बाधित स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऐसे ही सामग्री का प्रयोग करते हैं।
जिनको स्टूडेंट छूकर महसूस करते हैं। इनकी अलग लिपि होती है, एक ब्रेल लिपि, ठीक है, उसी के द्वारा इनको अच्छे से पढ़ाया जाता है और इसका एक टीचर को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, छूकर महसूस करने वाली सामग्री का और स्पष्ट रूप से उच्चारण करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। हमें यहाँ पर समावेशी कक्षा में बताना है किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। बिल्कुल आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कोई भी टीचिंग कराते हैं तो उसमें हतोत्साहित होने वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम बच्चे को उत्साहित करने के लिए, उसे अग्रसर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आपका ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी कोई रिलेट नहीं कर रही ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन सी है आपकी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी आपकी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का पूछा है यहाँ पर कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमारी ये ऑप्शन बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही। ऑप्शन डी है हमारी सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में उसको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जिनका आयोजन किया जाता है और विभिन्न जो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चे मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और उनके साथी होते हैं, तो उनके साथ वो अच्छे से सीख पाते हैं। जो पेयरिंग होता है उसके द्वारा बच्चा नेचुरली सीख लेता है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों को समूह बनाकर उनके हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण की बात कही गई है, इसके संदर्भ में हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सक्रिय रूप से अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक समावेशी कक्षा के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है हमारी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है विशिष्ट शिक्षा योजना और ऑप्शन डी है एक रूप निर्देश। फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, विशिष्ट शिक्षा योजना। देखिए हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विशिष्ट शिक्षा योजना, क्योंकि यह जो विशिष्ट शिक्षा योजना होती है यह शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली या फिर विशिष्ट गुण संपन्न विद्यार्थियों, इन सब के संदर्भ में इसे अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें सही मिलान बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, इसको हम पठन अक्षमता कहते हैं। ये आप सेफ जोन में रख सकते हैं। ऑप्शन बी आपकी सृजनात्मक अधिगमकर्ता कौन सा होता है, अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमा, ठीक है। ऑप्शन हमारी ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स सृजनात्मक जो अधिगमकर्ता होता है उसमें धीमा होने का तो कोई मतलब ही नहीं, वो एक्टिव होता है, ठीक है। उसके हर कार्य में, हर गतिविधि में तीव्रता होती है, तो ऑप्शन बी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन सी है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि इनमें लंबे समय तक अवधान को बनाए रखने की कोई सामर्थ्य होती ही नहीं है, इसलिए अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता जो होते हैं वो लंबे समय तक कोई अवधान को बनाए नहीं रख सकते। ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, जो सुन नहीं सकता है, उस अधिगमकर्ता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, तो ये तो यहाँ पर श्रव्य के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर दृश्य सूचनाओं के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता सिर्फ सुन नहीं पाता है, ठीक है। दृश्य सूचनाओं को तो वो समझ जाएगा, उसकी क्योंकि श्रवण शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि वह तो सिर्फ श्रवण करने की क्षमता का ह्रास होने के कारण ही सूचनाओं को नहीं समझ पाता है। दृश्य सूचनाओं को तो देखकर वो समझेगा ही, ठीक है। हमारी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी, और हमने जो सेफ जोन में रखी थी ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, ये क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अधिगमकर्ता की जो फ्लुएंसी होती है वो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। हमें उस विशेषता वाले स्टूडेंट को बताना है, कौन से टाइप के होते हैं
ऑप्शन ए है हमारी क्षतिग्रस्त बच्चों की विशेषता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी है सृजनात्मक बच्चों की ये प्राथमिक विशेषता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, इसे आप सेफ जोन में रख लीजिएगा। ऑप्शन सी है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उनमें अधिगम की अशक्तता है, वो कोई चीज लर्न ही नहीं कर पाते हैं, तो वो भी किसी समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता उसमें नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन सी भी हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ऑप्शन डी है अहम केंद्रित बच्चों की, तो जो बच्चे इगोइस्ट होते हैं, तो इगोइस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी प्रॉब्लम को मूल अपसारी समाधानों के साथ सोल्व करने की कोई खास योग्यता नहीं रखते हैं, तो हमारी ये ऑप्शन डी भी यहाँ पर कट जाएगी, क्योंकि अहम केंद्रित जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने तक ही जुड़े रहते हैं, उनको किसी और समस्या के समाधान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर सेफ जोन में बिल्कुल सही है। ठीक है, सृजनात्मक बच्चों की ही ये प्राथमिक विशेषता होती है कि वो एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। हमें ये बताना है कि जो संरचनात्मक परिवेश है उसके साथ कौन एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमें नहीं का आंसर यहाँ बताना है, राइट आंसर नहीं सिलेक्ट करना है, जो नेगेटिव आपको आंसर मिलेगा उसी अप्रोच को आपको देखना है। ऑप्शन ए देखिए, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन की बात की जा रही है, तो संरचनात्मक परिवेश में अनुकूलन के साथ काम ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल सही है। और हमें तो नहीं बताना है कि संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं करने वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन बी देखिए, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो आपकी देखिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी आप डी ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में हमसे देखे क्या पूछा, संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं जो करेगी वो स्टेटमेंट हमें यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन डी भी हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो संरचनात्मक परिवेश में तो ये सब होता है ना। तो ये ऑप्शन हमारी ठीक है, बी ऑप्शन हमारी ठीक है, ए ऑप्शन हमारी ठीक है। रॉन्ग ऑप्शन है हमारी सी। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं में आंसर देना है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रक्रियाओं की बजाय एक्टिविटी बच्चा करेगा नहीं, सिर्फ उसके खाली प्रदर्शन पर फीडबैक दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर गलत है और हमें गलत ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को क्या निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। यहाँ पर हमें दो चीजें बतानी है कि एक तो शिक्षक को विद्यार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कि बजाय उसके, क्या करने के बजाय, हमें दोनों चीजें बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ए ऑप्शन है प्रदर्शन लक्ष्य है, अधिगम लक्ष्य है। ऑप्शन बी है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है, अंक लेने के लिए लक्ष्य है। ऑप्शन सी है अंक लेने के लिए लक्ष्य है, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है। और ऑप्शन डी है अधिगम लक्ष्य है और फिर है प्रदर्शन लक्ष्य है। मतलब आपको यहाँ पर दो चीजें सिलेक्ट करनी है, एक यह है कि टीचर को इस चीज की बजाय दूसरी यह चीज सिलेक्ट करनी चाहिए बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप दोनों ही ऑप्शंस को इन खाली स्थान में मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारी ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रही हैं, ए, बी और सी। देखिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए प्रदर्शन लक्ष्य यहाँ पर पहले कहा गया है, अधिगम लक्ष्य बाद में। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम के लक्ष्य अगर निर्धारित किए जाए तो वो बेटर होता है। ऑप्शन बी है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
तो एक टीचर को सिर्फ बच्चे को फेलियरिटी से बचाना उसका कोई टारगेट नहीं होता है ना, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे। और सिर्फ अंक लेने के लिए ही बच्चे को टारगेट देना ये एक टीचर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ऑप्शन सी है अंक लेने के लिए लक्ष्य देना, बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित करना कि आप मार्क्स लाने के लिए ही पढ़िए, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। और फिर हम कहें कि असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है, इसके बजाय, ठीक है, यहाँ कहा गया है कि अंक लेने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल रिलेट नहीं करती। ऑप्शन सी भी हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ऑप्शन डी हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अधिगम लक्ष्य है फिर प्रदर्शन लक्ष्य है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को पहले अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है उसको, क्योंकि जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा देने लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगी। एक अध्यापक को, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के लिए उसे प्रोत्साहित करे, ठीक है। ऑप्शन डी हमारी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रेरित नहीं होता है। हमें नहीं वाला आंसर ढूंढना है यहाँ पर कि अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में कौन प्रेरित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम उदाहरण और गैर उदाहरण इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ये ऑप्शन सही है और आंसर हमें नहीं में देना है। और ऑप्शन सी है हमारी, देखिए एक समस्या पर हम अनेक तरीकों से विचार करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। हर टीचर इसी वे को अपनाना पसंद करेगा और उसे अपनाना भी चाहिए। बच्चों को अलग अलग तरीकों से सोचने के लिए उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपकी पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो ये तो होता ही है, क्योंकि शिक्षण में सबसे पहले हम स्टूडेंट के साथ इसी नीति को अपनाते हैं कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज के साथ हम उसे न्यू कंसेप्ट को जोड़ते हैं। हम पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर ही बच्चों को नया कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस बी, सी एंड डी हमारी ठीक हो जाएंगी। ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना ही सिर्फ यहाँ पर कहा गया है। तो रिपीटेशन या सिर्फ आपकी उन चीजों को फीड करना माइंड में, सिर्फ उसका रट्टाफिकेशन करना, ये किसी भी अधिगम का सार्थक रूप नहीं होता है। और हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, देखिए अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में हमें दिखाई नहीं देता, प्रेरित नहीं है जो चीज, वो हमें बतानी। ये तीनों चीजें हमारी ठीक थी, बी, सी और डी। हमारी गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए, और इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव में ही आंसर सिलेक्ट करना था कि जो चीज नहीं है सार्थक सरलीकरण से संबंधित वही हमें बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। हमें यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल देखना है, कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए है हमारा मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। ऑप्शन बी है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ऑप्शन सी है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन डी है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो फ्रेंड्स हमें कौन सी ऑप्शन बतानी है यहाँ पर, देखिए जो बाह्य अभिप्रेरणा है, मतलब टीचर किसी चीज का प्रलोभन देता है स्टूडेंट को और उससे अभिप्रेरित होकर बालक उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखिए पहली ऑप्शन में हमें क्या कहा है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो यहाँ बच्ची को कोई किसी चीज का प्रलोभन नहीं है, वो अपनी इंटरनल मोटिवेशन से ही काम करती है, मतलब उसकी अंतः अभिप्रेरणा जो है वही कार्य कर रही है यहाँ पर। ऑप्शन बी आपकी है गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, मतलब कोई स्टूडेंट होमवर्क को करते समय कॉन्सेप्ट को समझ के कार्य कर रहा है तो यह भी उसकी अंत्य अभिप्रेरणा को ही प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा आप सेफ जोन में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रलोभन की बात की गई है, मतलब आपको कोई चीज दी जाएगी तो आप उस काम को करेंगे, ठीक है।
और ऑप्शन डी है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तो उसको इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट को, इसलिए वो अपना कार्य करना पसंद करता है। यहाँ पर कोई किसी चीज की बाह्य अभिप्रेरणा है ही नहीं, ये तो सेल्फ मोटिवेशन है, उसका इंटरनल मोटिवेशन है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पर किसी बाह्य अभिप्रेरणा का कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन हमें क्या बताना है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हमें बताना है, और बाह्य अभिप्रेरणा वाला हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि वो स्टूडेंट अपना गृह कार्य पूरा इसलिए करती है क्योंकि टीचर उसको प्रत्येक नियत कार्य के लिए, जो भी उसको असाइनमेंट दिया जाता है होमवर्क के लिए, उसको मार्क्स देते हैं। तो इन मार्क्स को पाने के लिए वो अपने गृह कार्य को पूरा करती है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाता है। ये एग्जाम्पल हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अगर टीचर ये कह देता है कि मैं आपको इसके मार्क्स दूंगा या आपको ये प्राइज मिलेगा ये काम करने से, तो उसको फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमें यहाँ क्या बताना है? देखिए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल का क्लासरूम होता है, उस प्राइमरी लेवल की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो हमें यहाँ बताना है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें लेवल के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है कि आप अगर हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं, आप मिडिल स्कूल के अध्यापक हैं, या फिर आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, तो आप कैसे कौन सा प्रयोग करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है हमसे प्राथमिक कक्षा कक्ष के बारे में टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तो फ्रेंड देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको हम गैर उदाहरण देकर अगर सिखाते हैं तो ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है ना। ऑप्शन बी है हमारी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हम बच्चे को एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते। तो इन दोनों वे का हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। ऑप्शन सी है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो एक बच्चे को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल तो बनता ही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि देखिए उदाहरण एग्जाम्पल या फिर बिना एग्जाम्पल दोनों ही कह रहा है नहीं देने चाहिए। तो हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं उसके लिए एग्जाम्पल तो मस्ट होता है, लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभार यूज ना हो, लेकिन एग्जाम्पल तो उसके लिए शामिल हमें करना ही पड़ेगा अपनी टीचिंग में। तो ऑप्शन डी है हमारी केवल उदाहरण देने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी केवल वाली ऑप्शन आती है उसे आप ऑलवेज कट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका केवल वाला आंसर मोस्टली रॉन्ग ही होता है। यहाँ पर हम केवल एक ही चीज से बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। हर चीज का एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं? कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम उदाहरण नहीं दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों तरीकों से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। इन दोनों तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाली आपको रणनीति को बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है सूचनाओं का संचरण, ऑप्शन बी है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, और ऑप्शन डी है अन्वेषण एवं परिचर्चा करना। फ्रेंड्स आप लोगों को आंसर का पता ही चल गया होगा, ऑप्शन डी हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्थ निर्माण से रिलेटेड पूछा कि अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाली रणनीति को हमें बताना है। तो अर्थ निर्माण के लिए देखिए अन्वेषण और परिचर्चा, ये जो रणनीतियां होती हैं ये बच्चे को बहुत ही ज्यादा मदद करती है अर्थ निर्माण के लिए, ठीक है, उसके नवाचार को बढ़ाने के लिए, उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन विधियों के द्वारा बच्चे की मानसिक गति तीव्र होती है, वो नई नई चीजों को सीखता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।